नाउ आई नो आप यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम के बारे में जानने के लिए आए हैं। मैं भी बताना चाहता था, लेकिन मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि स्टोक्स थ्योरम आगे हमें काम आएगा ही आएगा। फ़िलहाल इसको करने का एक बेहतर तरीका है, और वो ये है कि अगर हम ये समझें कि ग्रेडियंट्स और कर्ल्स आपस में काम किस तरह करते हैं। अब ग्रेडियंट क्या होता है, देखिए आपने ये ऑपरेटर तो देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो यार ये एक वेक्टर की तरह की चीज़ होती है जिसमें हम लोग नंबर्स और कंपोनेंट्स की जगह पर ith डायरेक्शन या x डायरेक्शन के अंदर d/dx रखते हैं कार्टेशियन के अंदर, और yth कंपोनेंट के अंदर d/dy रखते हैं, और z कंपोनेंट के ऊपर d/dz रखते हैं, यानी ijk की तरह भी कह सकते हैं। और ये तकरीबन हमारे पास वेक्टर्स की तरह ही काम करता है। मतलब अगर मैं इसका किसी चीज़ के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना चाहूँ, और इस क्वांटिटी को बाय द वे डाइवर्जेंस कहा करते हैं, तो मैं बड़े आराम से इसको dvx/dx, dvy/dy, dvz/dz भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखें एडिशन हो रही है, सिर्फ वेक्टर वाली चीज़ चली गई। इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट लेने पे अगर मैं आऊँ तो इस क्वांटिटी को कहा जाता है कर्ल। बिल्कुल जिस तरह हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे, यहाँ भी वही हरकतें करेंगे। किस तरह भाई, यहाँ पे मैं लिख दूंगा d/dx, यहाँ पे d/dy, यहाँ पे d/dz, और नीचे आपके पास वेक्टर्स के कंपोनेंट आ जाए। ज़रा एक सेकंड के लिए ग्रेडियंट की ज़रा बात कर लेते हैं। अच्छा, कभी कभी आप देखेंगे मैथमेटिशियंस और फिजिसिस्ट इस बात पे लड़ेंगे भी कि इसके ऊपर एरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इससे ऑपरेशन नहीं चेंज होता। अगर हम ग्रेडियंट की बात करें तो मुझे उससे पहले आपसे बात करनी पड़ेगी किसी स्केलर फील्ड की। लेट्स से कि दिस इज डिपेंडेंट ऑन x, y एंड z, है ना, एंड कार्टेशियन कंपोनेंट्स के अंदर है। ये स्केलर है, इसके अंदर कोई वेक्टर नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूं, अब अगर मैं आपका ध्यान इस तरफ खींच सकूं कि अगर मैं ग्रेडियंट किसी भी स्केलर फील्ड का ले लूं, तो मेरे पास जो क्वांटिटी आएगी वो वेक्टर फील्ड होगी, और वो एक कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होगी। इसका नाम ऐसा क्यों है वो आप क्लासिकल मैकेनिक्स के लेक्चर्स में देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अगर मैं इसका कर्ल ले लूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, और ये इस तरह का थ्योरम है जो आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बहुत काम आएगा। तो क्यों ना ये एक्सरसाइज कर लें। बिल्कुल हम वेक्टर के कंपोनेंट्स की तरह d/dx, d/dy और d/dz को ट्रीट करेंगे, जबकि अगर आप ग्रेडियंट के कंपोनेंट्स देखें तो वो होते हैं dg/dx, dg/dy और dg/dz। अगर मैं ith कंपोनेंट जानना चाहता हूँ तो इस सब मैट्रिक्स का मुझे डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। ये डिटरमिनेंट लेने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। लेट्स से कि आपके पास एक फंक्शन है जिसका मैं सेकंड डेरिवेटिव ले रहा हूँ, इसको हम इस तरह लिखते हैं, और मेरे पास उसको मैंने x और उसको मैंने y के एतबार से लिया। अगर मैं इसको y पहले और x पहले ना करके पहले x और पहले y कर लेता, सच के मैं ये लिखूं, तो ये दोनों इक्वल होते हैं अगर ये एक स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व है। तो ज़रा यहाँ देखते हैं क्या बनता है। क्योंकि ये ऑपरेटर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो g का हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। पहले z के रिस्पेक्टिव लिया हुआ था, अब हम लोग y के रिस्पेक्टिव भी ले लेंगे। इसको हम माइनस करेंगे इस चीज़ से, dy के अकॉर्डिंग तो ये पहले से ही डेरिवेटिव था ही था, अब dz के अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। डिड यू गाइस नोटिस, सिर्फ यहाँ पर ऑर्डर का फ़र्क है। अगर ये ऑर्डर स्वाइप हो जाएँ तो ये मुझे 0 देगा, एंड दिस विल हैपन फॉर ऑल 3 कंपोनेंट्स। इसका मतलब है कि मैंने बस ये कहकर ये साबित कर दिया कि मेरे पास कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, यानी एक कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड का जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा तो वो इक्वल टू 0 होगा। एंड दैट्स अ गुड प्लेस टू स्टॉप।